आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब बेसिकली इसका रिवीजन करने वाले हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहली जो चीज़ है वो वैसे तो देखा जाए तो बायो सेवर्ट लॉ है, ठीक है। बट लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर एक चीज़ होती है छोटी सी, मैं चार्ज के बारे में बता देना चाहता हूँ। अगर आपने लेक्चर्स वगैरह देखे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के मेरे वाले, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर चार्ज रेस्ट पर है तो वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो अगर मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, और अगर वो एक्सेलरेटेड होता है तो वो ईएम वेव प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये सब मैंने बताया हुआ है, तो आई होप ये आपको पता होना चाहिए। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मूविंग है तो दोनों ही चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, और एक्सेलरेशन में है तो ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद अगली जो चीज़ होती है वो होती है बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ के बारे में अगर हम बताएं तो ये बेसिकली बायो सेवर्ट लॉ फील्ड निकालने के लिए काम आता है। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो बायो सेवर्ट लॉ का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बायो सेवर्ट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल नियम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, ये एक्सपेरिमेंटल नियम है। वैसे तो हम जानते हैं कि बायो सेवर्ट लॉ का जो फंडा है, ठीक है, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से किसी भी वायर के या किसी भी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का एक छोटा सा एलिमेंट अगर हम ले लें तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो वो क्या निकल के आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटा देते हैं, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आइडियल करंट वेक्टर के, ठीक है, साइन थीटा के, और उसके अलावा आपका जो भी सेपरेशन है आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म होती है, ओके। ये मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म है जिसमें आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। अगर हम यहाँ पर जाएं आगे थोड़ा सा बढ़ें तो हमारा यही चेंज हो जाता है आपका वेक्टर फॉर्म में। अगर हम इसको लिखें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर प्रोडक्ट, मतलब आर वेक्टर, और जब नीचे हम आर क्यूब हमें करना पड़ेगा। ये बेसिकली मॉडिफिकेशंस हैं। हमने क्या किया, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के आगे एन कैप लिखा होगा, मतलब यूनिट वेक्टर लिखा होगा, और उस यूनिट वेक्टर में हमने क्या किया, यूनिट वेक्टर को यहाँ पर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड से हमने यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको वेक्टर से मतलब स्केलर से वेक्टर फॉर्म में ले आए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैंने अगर बताई हुई है, वैसे तो अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अभी हम बाद में करेंगे, उससे पहले कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब भी कोई भी पॉइंट वायर के एक्सिस पर आ रहा है, ठीक है, एक्सिस ऑफ वायर पे आ रहा है, यानी कि थीटा या तो आपका 0 डिग्री होगा उस केस में, ठीक है। जैसे मान लो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और आप इस पॉइंट पर देख रहे हो तो थीटा 0 डिग्री है, ठीक है। अगर थीटा 180 डिग्री है बाई चांस तो उस केस में भी आपका, क्योंकि साइन 0 और साइन 180 दोनों ही 0 होते हैं, इसीलिए आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका इस एक्सिस वाले पॉइंट पर हमेशा 0 होगा अगर वो वायर की एक्सिस पर है। तो ये जो चीज़ है ना वो कई क्वेश्चंस में काम आएगी। हम अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब करेंगे तो ये समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट होती है टेस्ला, जो एमकेएस यूनिट है, और सीजीएस में होती है गॉस। हालांकि जो आपकी ऐसा ही सिस्टम है वो तो उसमें तुम निकाल सकते हैं, बट लेकिन टेस्ला और गॉस ये नए यूनिट्स हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फ्लक्स से भी लिंक्ड होता है, तो वो ये वीवर पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है, ठीक है। तो वीवर फ्लक्स की होती है, और ये फाई बी इंटू ए की वजह से यहाँ पर ये आई है, ठीक है। तो ये हम तब समझेंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रिवीजन कर रहे होंगे। तो एक टेस्ला जो होता है वो होता है 10⁴ गॉस के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे एक रिलेशन है। आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर आपका बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी यूज़ करी जाती है। एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो लेकिन उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहाँ पे बात करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि वो एक वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होती है। तो ये जो चैप्टर है इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शन। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डायरेक्शन निकालना नहीं आया तो हमें कुछ भी नहीं आया, ठीक है। इसके आगे के चैप्टर्स, चाहे ये मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो, ये दोनों ही चैप्टर डायरेक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू से। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन का इतना लोचा नहीं था, मतलब कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चंस में था, बट लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर सारे ही क्वेश्चंस लगभग डायरेक्शन की हेल्प से ही करेंगे आप, ठीक है। तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो राइट हैंड थंब रूल एक यूज़ किया जाता है, और दूसरा रूल यूज़ किया जाता है राइट हैंड पाम रूल। अब इन दोनों में अंतर क्या है, कब कौन सा यूज़ किया जाता है? राइट हैंड थंब रूल जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है फील्ड लाइन पैटर्न्स के लिए, ठीक है। मतलब फील्ड लाइन पैटर्न है, या फिर आपका पहले से फील्ड लाइन कोई वायर है उसकी उस पर थंब करेंगे तो जो हमारी जो फिंगर होंगी वो फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, या फिर पहले से फील्ड है तो करंट की डायरेक्शन बतानी है तो फील्ड जिस डायरेक्शन में उधर फिंगर कर्ल करेंगे और थंब हमारा क्या बता देगा, फील्ड बता देगा। एक होता है राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड जो पाम रूल है बेसिकली
वो हमारा किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए हेल्प होता है, ठीक है। इसकी जो हेल्प ली जाती है वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए यूज़ करा जाता है, ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर यही है कि ये पूरा फील्ड लाइन पैटर्न के लिए है, ये किसी पॉइंट के लिए है, ठीक है। दिस इज दी डिफरेंस मेनली। अब हम आगे बढ़े यहाँ पर, तो इसका बेसिकली अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ के देखें, जैसे मान लो ये कोई वायर है और हमने क्या किया, थंब इसकी तरफ किया करंट की तरफ, तो हमारी जो फिंगर कर्ल करेगी वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर करेंगी, ठीक है, इसके चारों तरफ। तो ये जो चारों तरफ फील्ड बना है, इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो क्लॉकवाइज आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो एक खास बात है वो ये है राइट हैंड थंब रूल की, कि अगर करंट कैरिंग वायर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो आपकी जो फील्ड लाइन है वो वर्टिकल प्लेन में होती है, और अगर करंट कैरिंग वायर वर्टिकल प्लेन में है तो फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई आपका यहाँ पर वायर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन रही होगी वो कुछ ऐसी रही होगी, ठीक है, अगर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों को ही रिप्रेजेंट, अब जो थंब है ना वो यहाँ पे दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वाले केस में थंब हमारा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे हम फिंगर कर्ल करें तो हमारा जो थंब है वो बाहर की तरफ आएगा, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस केस में बाहर की तरफ है, ठीक है। मान लो ये कोई वायर है और ये सर्कुलर वायर है और इसमें करंट ऐसे है, तो अब जो थंब है वो अंदर की तरफ जाएगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा अंदर की तरफ। मतलब ये जो राइट हैंड थंब रूल है इसमें आपका जो थंब है वो किसी केस में करंट को भी रिप्रेजेंट करता है और किसी केस में मैग्नेटिक फील्ड को भी, ठीक है। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली बहुत सिंपल सा नियम है, हम आगे समझेंगे तो, और क्वेश्चन जब करेंगे तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ जाएगा। एक होता है राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल हमारा सबसे ज़्यादा काम आएगा बेसिकली, ये आपका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो उसके काम आता है। यहाँ पर बेसिकली जो हमारा थंब होता है वो हमेशा की तरह करंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये फिक्स है आपका कि ये करंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। जो फिंगर्स होती हैं वो आपका पॉइंट की तरफ हमें करनी होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई वायर है और इसमें कोई करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम क्या करेंगे, थंब को ऊपर की तरफ कर लेंगे, और मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है तो अपनी फिंगर को इधर की तरफ कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारा पाम होगा, जो हमारी हथेली होगी, वो जिधर की तरफ आ रही होगी, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, उधर ही आपका फील्ड की डायरेक्शन होगी। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारे फिंगर और पाम होंगे वो हमेशा 90 डिग्री पर होने चाहिए। अब एक एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे ये एक छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पर आपका पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट Q है। हमें बताना है कि पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और Q पर क्या है। तो कैसे बताएंगे? यूज़ करेंगे राइट हैंड पाम रूल। अगर हमने राइट हैंड पाम रूल यूज़ किया तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, थंब को ऊपर की तरफ करेंगे और P की तरफ फिंगर करेंगे, और जो हमारी हथेली होगी वो अंदर की तरफ आएगी। अगर हम देखें तो हमारा जो थंब है वो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, और हमारी जो उंगलियां हैं वो किधर की तरफ आ रही होंगी, वो ऐसे कहीं आ रही होगी पॉइंट P की तरफ, ठीक है। ये थोड़ा सा ड्राइंग अजीब सी बन गई है। और हमारा जो देखो करंट ऊपर की तरफ हो गया, फिंगर इधर की तरफ हो गई, और जो हथेली है वो अंदर की तरफ आ रही है, तो इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, तो इस वाले पर बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। इसकी तरफ हम क्या करेंगे, फिर से फिंगर करेंगे, और जो हमारी हथेली होगी वो बाहर की तरफ आएगी। तो हमने यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ किया? राइट हैंड पाम रूल। तो इससे हमें ये हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमें किसी पॉइंट पर निकालनी थी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन के लिए करते हैं। करंट हमारा अप मतलब ऊपर की तरफ, जैसे देखो एक ऐसे अगर हम यहाँ पर बनाए, तो मैं इसको ईस्ट कह रहा हूँ, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ, ये हमारा एक ही प्लेन है। अब जो ऊपर वाला पॉइंट होगा उसको हम अप डायरेक्शन कह रहे हैं, और जो नीचे वाला है उसको डाउन, या वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन। तो यहाँ पर हमारा जो करंट है वो वर्टिकली अप है, ठीक है, और जो हमारा पॉइंट है वो नॉर्थ की तरफ है। और हमारा क्वेश्चन ये है कि फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ये बताओ। तो फिर से पॉइंट वाला क्वेश्चन है, मतलब राइट हैंड पाम रूल यूज़ करना है। राइट हैंड थंब रूल तो हमारा बहुत बेसिक सा नियम है, उसको तो हम बाद में कभी भी यूज़ कर लेंगे, हर क्वेश्चन में बहुत सारे में यूज़ होगा वो भी, ठीक है। लेकिन राइट हैंड पाम रूल की प्रैक्टिस शायद नहीं हो, तो इसीलिए राइट हैंड पाम रूल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर अगर हमारे करंट को मतलब थंब को ऊपर की तरफ करें और पॉइंट को अंदर नॉर्थ की तरफ ऐसे ले जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इमेजिनेशन करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो थंब होगा, बेसिकली ये जो पाम होगा वो इधर की तरफ आ रहा होगा, यानी कि वेस्ट की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो वेस्ट आना चाहिए। ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं ऐसे बोर्ड पे बताना, बट ज़रूरी है हमको खुद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो एक बार मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के 1-2 लेक्चर देख लेना पहले, उसमें ये सारे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसीलिए
वहाँ पर देख लेंगे तो इमेजिनेशन भी हो जाएगी। समझ में आ गया तो कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, और हम यहाँ पर कुछ बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन की बात करते हैं जो हमारा बायो सेवर्ट लॉ से ज़्यादा ज़रूरी है। एप्स ऑफ BSL, ठीक है। आखिर ये हमारा क्वेश्चन में काम कब आएगा, कैसे आएगा। पहला एप्लीकेशन है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज़ होता है। तो हमारा ये कोई करंट कैरिंग वायर है और ये कोई सपोज पॉइंट P है। अब हमें क्या करना है, इस वायर की वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। अब ये हमारी जो है परपेंडिकुलर दूरी है, ये हमारा करंट है, ये हमारा एंगल थीटा है, ठीक है, और ये हमारा θ2 है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, μ0I/4πd। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद करना इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन इसमें इस चैप्टर में याद करना बेहद ज़रूरी है। तो ये फॉर्मूले सारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं याद होना, ठीक है। उसमें इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन ये पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर बेस्ड होता है, तो इसीलिए हमें सब आना चाहिए। μ0I/4πd sin θ1 + sin θ2। आगे अगर हम बढ़े यहाँ पर, तो अगर इन्फानाइट वायर ले लिया हमने, इन्फानाइट वायर में क्या होता है, ये जो एंगल है ना बेसिकली ये आपके 90 डिग्री हो जाएंगे। देखो ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आप अपने सर को एक दीवार के पास खड़े होकर इमेजिन करें, और मान लें कि आपको दीवार देखनी है दोनों साइड से, वो वॉल देखनी है दोनों साइड से, तो आप अजूम करें कि वो इन्फानाइट लंबी है, तो आपको अपनी पूरी गर्दन ना 90 डिग्री पर घुमानी पड़ेगी, तभी आप उसको पूरा देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप अजूम कर सकते हो। तो यहाँ पर जो एंगल हो जाते हैं θ1 और θ2 वो आपके 90 डिग्री हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे sin 90 + sin 90 तो 2 आ जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा μ0I/2πd, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी फॉर्मूला है, अभी बताया उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा काम आएगा इन्फानाइट वाला μ0I/2πd। अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर सेमी इन्फानाइट वायर के लिए, तो उसमें एक साइड से 90 डिग्री का एंगल होता है, एक साइड से कोई और थीटा होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो भी एंगल हमें दिया गया है वो हम यूज़ कर लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन की बात करें, तो ये हमारा एक वायर है, इसमें से 5 एम्पियर करंट हमने फ्लो कराई। ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें क्या बताना है, ये कोई पॉइंट P है जिस पर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये होगा हमारा μ0I/4πd sin 60 + sin 30। तो यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट P पर, हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके, ठीक है। हमें सारी वैल्यूज़ दी गई हैं। μ0/4π की वैल्यूज़ के बारे में मैं बता देता हूँ, हालांकि वैसे सब लोगों को पता ही होगा कि μ0/4π की जो वैल्यू होती है वो 10 × 10⁻⁻7 होती है, ठीक है। और सिर्फ μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होना चाहिए, 10⁻⁻7, और जो करंट है वो 5 एम्पियर, और जो D है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर हमें दी गई है। तो अब हमें D निकालने का एक एक्स्ट्रा काम है, क्योंकि D परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये हमारी D नहीं हो सकती है, तो हमारी D ये वाली होगी। तो ये कैसे निकालेंगे, 2 का यहाँ पर कौन सा वाला कंपोनेंट कर दें, 60 डिग्री वाला, यानी कि cos 60, ठीक है। तो 2 का cos 60 कर देंगे तो हमारा ये वाला D आ जाएगा। तो ये D कितना होगा, ये अगर हम यहाँ पर देखें तो ये होगा 2 का cos 60 डिग्री, 2 × cos 60 sin 30 के बराबर होगा, यानी कि 1/2। तो आंसर यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पर अगर हम बात करें sin 60 और sin 30 की, तो sin 60 होता है हमारा √3/2 और sin 30 होता है 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा I की वैल्यू हो जाएगी 5 एम्पियर, D की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन ओनली। तो हमारे यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 × 10⁻⁻7, और ये आ जाएगा √3 + 1/2 इतने, ठीक है। और ये हमारा क्या है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, टेस्ला, ठीक है, या फिर Wb/m²। आगे अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 वायर ले लिए, ये हमारा 5 एम्पियर का करंट है और ये हमारा 10 एम्पियर का करंट है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक पॉइंट P ले लिया, यहाँ पर हमने एक पॉइंट Q ले लिया, यहाँ पर हमने एक पॉइंट R ले लिया। तो हमें पूछा गया P, Q और R पर रेस्पेक्टिवली हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, PP, BQ और BR,
तो कैसे करेंगे, राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करके। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्केलर नहीं है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड तो निकालना है डेफिनेटली, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है। ये सारे इन्फानाइट वायर हैं, अगर आपको मेंशन नहीं करके दिया गया है फाइनाइट के बारे में, मतलब वो इन्फानाइट है, तो हमें फॉर्मूले तो पता है सारे कि भाई म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, बट यहाँ पर आपके दो वायर हैं, तो इस वजह से क्या होगा, डायरेक्शन का यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम आपके लिए आ गया, तो इसीलिए मैंने 3 पॉइंट पर निकालने के लिए कहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो डायरेक्शन निकालना बहुत ज़रूरी है। कैसे निकालेंगे, राइट हैंड पाम रूल से। ये जिधर करंट है उधर हम अपना थंब करेंगे और आपके पॉइंट की तरफ हम अपनी फिंगर करेंगे, और जो हमारी हथेली या पाम जो होगी वो बेसिकली क्या बताएगी, फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस वाले वायर की वजह से इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो थंब को ऊपर की तरफ करेंगे, पॉइंट को इधर करेंगे, तो ये एक तरीके से बाहर की तरफ है। ठीक है, तो ये अगर ये बाहर की तरफ है तो इस वाले की वजह से भी बाहर की तरफ होगी। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें बेसिकली तो ये जो वायर है ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका डिस्टेंस भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं 10 मीटर। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस भी हम 10 मीटर ले लेते हैं, और ये वाला भी हम 10 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन तो हमारी डॉट और क्यू पर जो डायरेक्शन आएगी वो कितनी आएगी, एक की वजह से हमारी जो है इसकी वजह से कितनी आएगी, अगर हम देखें अंदर की तरफ, और इसकी वजह से बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वही बड़ा होगा, मतलब जो बड़ा होगा उसमें से बेसिकली हमें छोटा वाले को घटाना होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन रहेगी, लेकिन कैसी रहेगी, अंदर की तरफ। ठीक है, तो दोनों की वजह से अंदर की तरफ रहेगी। बस हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, देखो ये वाला जो दूरी है वो 5 मीटर है। जो मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है तो हम या तो जोड़ देंगे या घटा देंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो जोड़ देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो घटा देंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हमें यहाँ पे एंगल की ज़रूरत है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है, और इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक है, या 2πd। तो यहाँ पर अगर हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहला बीपी, ठीक है, हम इसको रफ कर देते हैं। अगर हमें सबसे पहला बीपी कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हमें ये कैलकुलेट सबसे पहले करना है तो हम क्या करेंगे, पी पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये वायर हमारा 1 है और ये वायर हमारा 2 है, तो दोनों की वजह से बाहर की तरफ है, और इसका मतलब क्या है कि जो नेट आएगा वो जुड़ जाएगा। ठीक है, अब जुड़ जाएगा तो B1 कहाँ से लेकर आएंगे, जो B1 होगा वो होगा म्यू नॉट I1। I1 कितना है, 5 एम्पियर है, अपॉन 2π। अच्छा, R कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर कोई लोचा ही नहीं है। ठीक है, प्लस अब हमारा जो पॉइंट जो इसकी वजह से कितना होगा, ये टोटल 20 मीटर पर है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2π इंटू 20। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, बस हमें करना क्या था, हमें बस इसको ऐड करना था। ठीक है, अगर हमें ऐड कर पाए होते तो हमारा आंसर भी आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा, हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2π कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 5/10 यानी कि 1/2, और इधर कितना बचेगा, 1/2। ठीक है, तो अगर ये अब इसको आधा और आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाता है, तो आंसर है म्यू नॉट अपॉन 2π। ठीक है, अच्छा हम जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू जो होती है, या फिर हम कहें म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4π इंटू 10⁻⁻7। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आएगा वो आएगा, अगर हम म्यू नॉट की वैल्यू रख देंगे 4π इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2π। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7, और नेट किधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। ठीक है, अच्छा ये मैंने पूरी कैलकुलेशन करके क्यों बताई, ठीक है, तो मैंने ये इसीलिए बताई क्योंकि बहुत से लोग क्या करेंगे, इसी की वैल्यू 10⁻⁻7 लिखकर टिक करके आएंगे। और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि जो क्वेश्चन आया था जब ये, तब पहला ही ऑप्शन यही था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये पूरी कैलकुलेशन करके बताई है, जिससे हमारी ये नेगेटिव मार्किंग वाला पॉइंट यहाँ से दूर हो जाए। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने में पहली नेगेटिव मार्किंग तो डायरेक्शन में होती है,
तो अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो राइट हैंड पाम रूल यूज करें हमेशा, ठीक है। और अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। पहली तो गलती यहाँ होती है, दूसरी गलती होती है सिली मिस्टेक कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है कई बार, तो इसीलिए हमें यहाँ पे ये थोड़ा कठिन चैप्टर हो जाता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की वजह से, ठीक है। तो ये सब चीज़ों, अब क्यू पर अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? अगर हम यहाँ पर देखें तो क्यू पर निकालना है तो क्यू पर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्यों? देखो, एक की वजह से अगर हम 5 एम्पियर की वजह से देखें तो हमारा अंदर की तरफ डायरेक्शन है, यानी कि B1 हमारी अंदर की तरफ है जबकि B2 हमारी बाहर की तरफ है। अब बड़ा लोचा, अब किसमें से किसको घटाएं, ये भी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, क्योंकि हमें जब घटाना ही है तो हमने बड़े में से छोटा घटाना है। अब बड़ा कौन सा है? देखो, डिस्टेंस तो सेम है, 5 एम्पियर एंड 5 मीटर एंड 5 मीटर, तो डिफरेंस किसका है? करंट का। तो बड़े में से छोटे करंट को घटा देते हैं, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा बी क्यू, वो हो जाएगा एक में से घटा देना दूसरे को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो B2 है वो बड़ा है तो उसमें से B1 को घटा देते हैं। तो फिर हम यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं और फिर उसके बाद आप खुद सॉल्व कर लेना। तो ये हो जाएगी 10 एम्पियर वाला और 2 पाई, डिस्टेंस सबकी 5 मीटर है, ये हो जाएगी 5 एम्पियर और डिस्टेंस फिर से आपकी 5 मीटर है। तो जब इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 2 × 10⁻⁻7। अब बाहर की तरफ आ गए, अंदर की तरफ कौन बड़ा है? देखो यहाँ पर जो बड़ा है वो बाहर वाला है, तो मतलब आउट की तरफ आएगा, है ना। अब ऐसे ही BR निकालना है, तो BR कैसे निकाले? अब BR का लोचा क्या है? दोनों ही अंदर की तरफ है, मतलब जोड़ दो, तो B1 + B2 करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपका आंसर अंदर की तरफ आएगा और वो कितना आया होगा? 2.5 × 10⁻⁻7 और यूनिट आएगी टेस्ला, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि यूनिट में भी एग्जामिनर आपके साथ बेवकूफ़ी करवा सकता है, गलती करवा सकता है, तो वी हैव टू रिमेंबर एज वेल एज अबाउट दी यूनिट एंड डायरेक्शन, बोथ ऑफ दी थिंग, ठीक है। इस चैप्टर में हमें दोनों ही चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है, डायरेक्शन एज वेल एज आपकी यूनिट, ठीक है। और एक और चीज़ है कैलकुलेशन, जो आपको हर चैप्टर में ध्यान देनी है, ठीक है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2.5 × 10⁻⁻7 टेस्ला। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। उससे हमारा ये थोड़ी क्लियरिटी और आ जाएगी। ये वाले क्वेश्चन करने के बाद हमारी क्लियरिटी तो काफ़ी हद तक आ गई होगी, बट फिर भी और क्लियरिटी लाने के लिए हम इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? एक स्क्वायर है, हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी साइड A है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कोई पॉइंट O है और आपको यहाँ पर बेसिकली इसमें जो करंट है वो I फ्लो हो रही है ऐसे करके पूरे स्क्वायर में। हमसे पूछा गया है B नेट एट O कितना होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है O पर। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ0I अपॉन 4 पाई D sin θ1 + sin θ2, ठीक है। अब मैंने ये वाला क्यों लगाया, μ0I अपॉन 2πr क्यों नहीं लगाया? क्योंकि देखो ये इनफाइनाइट वायर नहीं है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर एंगल निकालना भी आसान है, ठीक है। क्या दिक्कत है, हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, इस कोने से एंगल आ जाएगा, इस कोने से आ जाएगा, हो गया काम हमारा। भाई हमें ये एंगल चाहिए, ये चाहिए और ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अगर ये साइड A है तो फिर तो स्क्वायर है, तो ये A/2 हो गई। तो ये एंगल अगर हमें पता चल गया, क्योंकि 90 डिग्री होता है, तो ये 40, देखो एंगल तो आसान है क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पर होता है। तो मतलब ये वाला एंगल भी 45, ये वाला भी 45। अब ये वाली साइड A है तो आधा हो गया A/2, यानी कि यहाँ तक की दूरी A/2, ये 45। निकालना क्या है, ये वाली साइड, तो बहुत आसान है, ठीक है। कुछ भी तो नहीं करना है, ये 45 हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर वैसे तो मैंने ज़्यादातर बता ही दिया था। θ1 θ2 हमें पता चल ही चुका है, करंट की वैल्यू हमें यहाँ दी नहीं गई है तो हमें I लेनी है, T की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, ये वाला हमें साइड निकालनी थी केवल, ठीक है। और हम अगर 1 निकाल लेते तो हमें बस 4 से मल्टीप्लाई करना था पूरी साइड का निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब हमें देखो 1 की वजह से डायरेक्शन हमने निकाली तो वो अंदर की तरफ आई होगी, ठीक है, बाहर की तरफ आई होगी। तो यहाँ पर जब हम सबकी वजह से निकालेंगे तो बाहर की तरफ ही आएगी, मतलब नेट आंसर आपका बाहर की तरफ आएगा। तो B एट O हमारा B1 + B2 + B3 + B4 करके आ जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ B। अगर हम एक B निकाल लें तो उसका 4 गुना कर देंगे और बाहर की तरफ आएगा। तो हम इसकी वजह से निकाल लेते हैं, उसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब उसकी वजह से निकालने के लिए हमें ये सब पता होना चाहिए। अगर हम देखें तो ये वाली जो चीज़ है ये पूरी साइड A के बराबर है, तो इसका आधा ये कितना हो जाएगा A/2,
ठीक है, हम वैसे भी निकाल सकते थे और हम एंगल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये क्या है हमारा बेस, ये है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते थे, अब क्योंकि स्क्वायर है तो हम ऐसा क्यों करें, a/2 हमें पता ही है, ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली ऐसा नहीं निकालना चाहते तो हम जानते हैं ये पूरा जो डायगोनल होता है वो a√2 होता है, तो इसका आधा जो है √2, तो इससे भी निकाल सकते थे, ठीक है, तो a√2 का ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी। अब हम यहाँ पर देखें तो a/2 हमारी जो आ गई वो क्या आई, बेसिकली हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो 4 टाइम्स ऑफ b हमें करना है, तो हमारा जो b हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, μ0I/4π, d की वैल्यू a/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और आपका sin θ1 प्लस sin θ2, मतलब आपका sin 45 प्लस sin 45, एक sin 45 होता है 1/√2, तो दो sin 45 कितने हो गए, 1/√2 का 2, ठीक है, यानी कि आपका √2 हो गया, ठीक है, तो हमारा ये काम हो गया, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हमें ये पता चल गया है, ये आपका एक की वजह से है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सब की वजह से आ जाएगा, इससे ये गया, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा b/2 μ0I/π/a, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर एग्जाम में पूछी गई है, ऑप्शन में ये हटवाया गया है, तो इसको हटा देंगे, क्या दिक्कत है, μ0 की वैल्यू रख देंगे 4π × 10⁻⁻7, ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, अगर ऑप्शन इसी फॉर्मेट में है तो टिक कर देंगे, नहीं है तो फिर आपका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो 4 से मल्टीप्लाई वाला नहीं होगा, पहला वाला, पहला आपका यही होगा, तो हमें भावनाओं में खोकर उसको टिक नहीं करना है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। अगर किसी का ये डाउट है कि इसमें डायरेक्शन इधर की वजह से ऊपर आएगी, इधर की वजह से नीचे आएगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यही करंट आपका इधर घूम के जाएगा, ऐसे आएगा, जब ये नीचे होगा तो हम यहाँ पर देखेंगे डायरेक्शन आपकी सेम आ रही है जो यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो राइट हैंड कौन सा रूल यूज़ करना है, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पर हमें देखना है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा जो थंब है वो इधर की तरफ, फिंगर इधर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ आएगा, जब हम इधर दिखेंगे तो भी बाहर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कन्फ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, तो हम बेसिकली सबसे पहले देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर सर्कुलर आर्क के बारे में और देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन है किसका, बायो-सैवर्ट लॉ का। तो यहाँ पर हमारा जो भी सर्कुलर आर्क होता है उसके सेंटर पे अगर हमें निकालना है, तो हमारा सेंटर पे ये अगर रेडियस है, ये अगर एंगल थीटा है, तो जो फील्ड होगा वो होगा μ0I/4πr मल्टीप्लाई बाई थीटा, ठीक है। बस थीटा हमारा रेडियन में होगा, ये हमें ध्यान रखना है, एंगल हमेशा रेडियन में लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, बाकी सब सेम है, ओके। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसी भी आर्क की वजह से एक सेंटर पर है, ठीक है, जो जिस सर्कल का ये हिस्सा रहा होगा उसके सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आता है सर्कुलर लूप के लिए। तो जब हम पूरे लूप के लिए देखते हैं ना, तो हमारा जो एंगल हो जाता है वो 360 डिग्री हो जाता है। तो जब हम पूरे लूप की वजह से देखते हैं, तो क्योंकि एंगल हमारा 360 डिग्री हो जाता है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट ओ पर वो कितना हो जाता है, क्योंकि एंगल अब 2π हो गया है, तो वहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा μ0I/2r। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर केस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा यही काम आएगा, इसके ऊपर डायरेक्ट भी क्वेश्चन होंगे और इनडायरेक्ट भी होंगे। μ0I/2r ये हमारा सर्कुलर लूप के लिए है। देखो लूप और देखो ये तो आर्क तो हमारा पहले वाला था जो छोटा सा हिस्सा था, ये पूरा ही सर्कल हो गया। और एक चीज़ होती है कॉइल, तो लूप और कॉइल में अंतर ये होता है कि लूप में आप एक ही टर्न ले रहे हो, और जबकि कॉइल में आप बहुत सारी टर्न कर देते हो वायर के, तो जितने भी टर्न करते हैं उतना करंट बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लूप है, अगर यही कॉइल हो जाती तो यहाँ पर इसमें n से मल्टीप्लाई कर देते। n क्या है, नंबर ऑफ कॉइलिंग, जितना भी वायरिंग उस पर करी गई है उसका नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फंडे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो जब आपने एक वायर लिया और एक वायर को आपने सर्कल बना दिया, एक लूप में डाल दिया, अब हम क्या करना चाहते हैं, इसी वायर से हम इसको अगेन अगेन लूप करना चाहते हैं, ठीक है, अगेन अगेन हम लूप कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते जाएंगे रेडियस छोटी होती जाएगी, भाई एक ही तो वायर है, वायर बाहर से तो आ नहीं रहा है, तो जैसे जैसे उसके लूप बढ़ा देंगे उसकी रेडियस छोटी होती जाएगी, तो एन आर यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि एन और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा है, जब हम इसको यूज़ करेंगे आपका मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में, तो यहाँ से हमारा एक
ये आपका उसमें भी काम आएगा अगले टॉपिक में जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r में हमें ध्यान रखना है कि म्यू नॉट आई अपॉन ये 2r हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट अपॉन आर। एन की जगह पर हमने कांस्टेंट डिवाइडेड बाई आर रखा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आपका आर स्क्वायर के इनवर्स है और एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कब है, जब आपने एक ही वायर लिया, उसी का बार बार आपने कॉयल कर करके एक ऐसा मतलब लूप से कॉयल बना दिया, ठीक है। मतलब एक आपने क्या लिया, एक वायर लिया सिंपल सा, उसको एक बार घुमाया, फिर उसके बाद उसको ही दोबारा घुमाया, फिर उसको ही दोबारा घुमाया, तो वो छोटा होता जाएगा, उसकी जो रेडियस है वो कम होती जाएगी और उस वजह से वहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे रेडियस छोटी होती जाएगी, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा और वो जैसे चेंज होगा उसका रिलेशन ये है जो हमें ध्यान रखना है डायरेक्टली। तो हमारा ये जो मुद्दा है ये हमें पता होना चाहिए। अगर किसी को डाउट है कि भाई कांस्टेंट अपॉन आर कैसे आया, तो वो हमने ना यहाँ से लिया है, हमने एन की जगह पर कांस्टेंट अपॉन आर पुट किया है इस एन की जगह पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, ठीक है। आर हमारी रेडियस है लूप की, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर अगले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप के, तो जैसे हम एक क्वेश्चन करें तो हमें यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सही बना लेना, थोड़ी फिगर खराब बन गई है। ये हमारी इसकी रेडियस 2 मीटर है छोटे अंदर वाले की, और बाहर वाले की 5 मीटर है। इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। 3.2 एम्पियर का करंट है, तो हमें डायरेक्शन बतानी है और मैग्नीट्यूड बताना है करंट का आउटर लूप में, अगर हमारा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ठीक है। तो अगर सेंटर पे 0 है तो इसका मतलब क्या है कि जो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा उसको काउंटर कर रहा होगा बाहर वाला, ठीक है। यानी कि अंदर वाला अगर बाहर की तरफ प्रोड्यूस कर रहा है तो बाहर वाला अंदर की तरफ कर रहा होगा, तभी 0 आ सकता है, ठीक है। मतलब दोनों ही एक दूसरे को काट दें तभी तो वो 0 आ सकता है। बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है, दोनों को इक्वल कर देना है, अंदर वाले लूप की वजह से और बाहर वाले लूप की वजह से दोनों मैग्नेटिक फील्ड बराबर होंगे, तभी तो ऐसा हुआ होगा, तो बस बराबर कर देना है। एट इज करेक्ट आंसर, आई थिंक 8 आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा क्या आंसर आ सकता है, तो 8 आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो म्यू नॉट इंटू अंदर वाले में 3.2 एम्पियर है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, आर हमारी 2 है, और इस वाले केस में म्यू नॉट इंटू हमें आई निकालना है और 2 इंटू रेडियस 5 है, तो यहाँ से कट के हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है करंट का वो 8 एम्पियर आएगा। अब ये किधर की तरफ आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो ये हम बता सकते हैं इसको देखकर। अगर ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर वाले में क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, तभी आपका नेट यहाँ पर 0 हो सकता है, तो हमारा ये क्लॉकवाइज आ जाएगा घड़ी की दिशा में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो इसका जाने अनजाने में मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता दिया है, बट ये डिपेंड करता है कि हमें याद कितना है। तो हमें बताना है, ये इनफाइनाइट वायर हैं दोनों ही, ठीक है, और ये सर्कल आधा सर्कल है, सेमी सर्कल। तो हमें बताना है कि भाई इस सेंटर पर, सेंटर पॉइंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड टोटल कितना होगा, दोनों इनफाइनाइट की वजह से और इस सेमी सर्कल की वजह से। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट ऊपर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, इन दोनों वायर की वजह से तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एक्सिस ऑफ वायर पर अगर कोई पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होना है। अब ये बचा सेमी सर्कल, अब हमारा सर्कल की वजह से कितना होता था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, तो हमारा सेमी सर्कल की वजह से कितना हो जाएगा, या फिर हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमारा पूरा लूप की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4r है, तो आधे लूप की वजह से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r है, तो आधे की वजह से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, या फिर ऐसे भी, तो ये ऐसे भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं इसको। थीटा कितना है यहाँ पर,
180 डिग्री है, ठीक है, और 180 डिग्री का मतलब पाई होता है, तो हमारा आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ठीक है। या फिर हम कैसे कर सकते थे कि भाई पूरे लूप की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2r है, तो आधे की वजह से कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, ठीक है, कोई भी बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे तब उनको कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा जो है हमारा हो चुका है, ठीक है, काफ़ी हमने कर लिया है। उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक और फॉर्मूला बता देता हूँ कि करंट कैरिंग जो कॉयल होती है वो हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, हमने वहाँ पर भी देखा था इलेक्ट्रो के अंदर, तो यहाँ पर भी आपकी ज़रूरी है। तो वहाँ पर हमने दो फॉर्मूले देखे थे, एक फील्ड के लिए, एक पोटेंशियल के लिए। तो यहाँ पर आपका फील्ड के लिए है फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है बेसिकली करंट कैरिंग कॉयल की वजह से है। यहाँ पर मान लो ऐसे करंट फ्लो कर रही है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, आर इसकी रेडियस है, और ये कोई यहाँ से सेंटर से किसी पॉइंट एक्स दूरी पर कोई पॉइंट रखा हुआ है, और उस पॉइंट पर हमें इस कॉयल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हमें डायरेक्टली ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। वी हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया, तो हमें ध्यान रखना है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस फॉर्मूले को हमें लिख लेना है ढंग से, ठीक है। उसके बाद एक नया टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। ये कुछ ऐसा ही है जैसा गॉस थ्योरम था, लेकिन ये काफ़ी अलग भी है उससे, ठीक है। तो ये आपका वैसे तो गॉस थ्योरम जैसा है, लेकिन इसका अगर पोस्टुलेट्स देखें तो यहाँ पर ये बी डॉट डी एल, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, ठीक है। तो वो आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर था, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो अलग अलग फॉर्मूले हमने देखे थे। लेकिन ये आपका किसके लिए है, डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। वैसे भी हम उसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं इसको। तो यहाँ पर एक लूप होता है, देखो जैसे वहाँ पर गॉसियन में भी एक लूप होता था, उसके अंदर के हम चार्जेस लेते थे, यहाँ पर हम करंट लेते हैं, चार्ज नहीं लेते हैं, ठीक है। तो एक लूप बनाएंगे और उसके अंदर जो भी करंट होगा उसको लेंगे, ठीक है। इस तरीके के यहाँ पर चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ओके। तो ये है बी डॉट डी एल म्यू नॉट, ये है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है समेशन ऑफ टोटल करंट। तो ये सिग्मा आई इनक्लोज्ड का मतलब क्या है, जो भी लूप के अंदर करंट है उसको हमें लेना है, इनसाइड करंट। ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है, आउट और इनसाइड दोनों को मिलाकर, ठीक है। अब देखो करंट स्केलर है, तो जैसे चार्ज था वैसे ही करंट है, उसको भी हम नॉर्मली जोड़ घटा सकते हैं। मतलब एक अलग डायरेक्शन में, एक माइनस में एक प्लस में, तो उसको नेट जो जोड़ेंगे वो जैसे 2 और -3 को ऐड करें तो -1 आएगा। ऐसे ही अगर 2 एम्पियर और -3 एम्पियर करंट है तो उसको ऐड करेंगे तो -1 एम्पियर ही आएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर आपका जो हमने लॉन्ग थिन वायर है उसकी वजह से तो निकाल ही लिया है ऑलरेडी, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, ठीक है, 2πr। तो इस तरीके से आपके अलग अलग वायर्स की वजह से होता है। तो जो नोट्स प्रोवाइड होंगे उनमें आप देखें तो आपको वो सारे जो है फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन इसके बाद जो इसका मेन एप्लीकेशन है वो है आपका सोलेनॉइड वगैरह के लिए। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे सोलेनॉइड और एक टॉरॉइड, ठीक है। तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बारे में हमें देखना होगा। सोलेनॉइड जैसे एक स्पाइरल या हेलिक्स होता है, ठीक है। जैसे एक हेलिक्स हम देखें, अगर पेन का जो अंदर अगर हमने कभी पेन को खोला है तो उसके अंदर एक हेलिक्स होता है, स्प्रिंग जैसी हेलिकल फॉर्म में होती है। तो वैसी बात कर रहे हैं कुछ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हमने सिलेंड्रिकल फ्रेम लिया, रेक्टेंगुलर फ्रेम, सिलेंड्रिकल फ्रेम, और उसके ऊपर हमने क्या किया, एक वायर को लपेट दिया ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और इसमें हमने करंट फ्लो कराया है, और इसकी वजह से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सवेल सोलेनॉइड रूल के हिसाब से हम देख लेंगे, मतलब जिधर भी करंट है उधर फिंगर कर्ल करेंगे और जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को बता देगा, ठीक है। ये हमारा काम आएगा आगे के टॉपिक में, हम इसका बहुत यूज़ करने वाले हैं अभी। तो हमें ये डायरेक्शन कैसे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, जिधर भी करंट है उधर फिंगर कर्ल करेंगे और जो अंगूठा होगा, जो थंब होगा, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है। अब यहाँ पर बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पर एक होता है इनफाइनाइट सोलेनॉइड और एक होता है आपका फाइनाइट सोलेनॉइड। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा इनफाइनाइट है कौन सा फाइनाइट है, हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन इनफाइनाइट की होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, अगर लेंथ आपका रेशियो से कंपेयर करना है, अगर लेंथ आपका मतलब जो आपकी डायमीटर की जो लेंथ है, अगर वो आपकी रेशियो वाइज 5 से ज़्यादा है, और अगर आपकी जो रेडियस है वो अगर मतलब देखो ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, इसकी जो लेंथ हो गई और ये आपकी इसकी रेडियस हो गई, या अगर पूरे को देखोगे तो डायमीटर, अगर जो लेंथ है वो आपकी 10 टाइम ज़्यादा मतलब 10 से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर 5 से डायमीटर ज़्यादा है, तो वो इनफाइनाइट हम उसको वायर कह देते हैं, इनफाइनाइट सोलेनॉइड हम उसको कह देते हैं, ठीक है। मतलब
यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में कंपेयर कर रहे हैं, मीटर है तो मीटर में कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स नॉट अबाउट यूनिट। यूनिट कुछ भी हो सकती है। अगर लेंथ आपकी जो सोलेनोइड की, जो आपकी रेक्टेंगुलर फ्रेम की जो लेंथ है, अगर वो ज़्यादा है 5 से, मतलब डायमीटर के कंपेरिजन में, तो आपका ये इन्फानाइट सोलेनोइड हो जाता है। अगर वो 10 से ज़्यादा है रेडियस के मामले में, तो आपका फिर वही बात है, ठीक है। तो क्योंकि रेडियस आधी होती है इसलिए हमने यहाँ पर 2 गुना कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड एक और चीज़ है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है हमें सोलेनोइड की एक्सिस पर, इसको हम एक्सिस कहते हैं सोलेनोइड की। तो ये जो एक्सिस होती है ना, इसकी एक्सिस पर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। और अगर हम एंड पॉइंट की बात करें तो वहां पर हमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, ठीक है। तो ये हमें 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, एम्स में काम आ सकते हैं। अगली चीज होती है फॉर्मूला, मतलब कि हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करें। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, कुछ लोचा है। फॉर्मूले को ध्यान रखते वक्त हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा एंगल का, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल लेने का एक अलग स्टाइल है, जो भी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उसमें। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ठीक है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। तो ये हो गया। हालांकि ये फॉर्मूला इतना यूज़ नहीं आएगा, मैं अभी आगे एक बताऊंगा वो ज़्यादा यूज़ आएगा। तो ये हमारा सबसे जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। मान लो कोई भी पॉइंट किसी भी एक्सिस के किसी भी जगह पर रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें थीटा 1 और थीटा 2 लेने कहाँ से हैं और कैसे लेने हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक एंड पॉइंट से हो गया थीटा 1, और अगर हम इस पॉइंट पर देखें, ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ये वाला एंगल नहीं लेना है, हमें क्या करना है, हमें पूरा यहीं से घूमकर आना है, ठीक है। इसी को हम थीटा 2 कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, एक ही साइड से हमें एंगल दोनों यहाँ पर लेने होते हैं, ये हमें परफेक्टली ध्यान रखना होगा, ठीक है, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा पूरा ही। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा किसी भी पॉइंट पर, वो आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और जो थीटा 1 या थीटा 2 हम लेंगे वो किसी एक ही पॉइंट से हम लेंगे, एक ही डायरेक्शन में हम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो एन होता है वो टर्न डेंसिटी होता है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्मॉल एन और कैपिटल एन में जो अंतर है वो यही रहेगा कि ये आपका एन अपॉन एल रहेगा। ये सोलेनोइड और टोरॉइड दोनों के लिए सही है, एन अपॉन एल, ठीक है। आगे हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पर आपका ये सबसे ज्यादा काम नहीं आता है फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला हमेशा काम आता है यहाँ पे सेंटर वाला सबसे ज्यादा। एक्सिस के सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सोलेनोइड में, तो अगर आप सेंटर पर बैठे हो, ठीक है, अगर आप सेंटर पर बैठे हो तो क्या होगा कि एक साइड से तो एंगल आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर यहाँ से आप एक सेंटर पे बिल्कुल बैठे हो तो एक साइड से 0 हो जाएगा, लेकिन दूसरी साइड से बिल्कुल 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, एक थीटा 0, एक 180 डिग्री। तो आपका जो नेट आंसर बचेगा सेंटर पर वो बचेगा म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर पर है, एक्सिस की सेंटर पर, ठीक है। एन हमारा फिर से वही है, क्या, नंबर ऑफ वायरिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर एन अपॉन एल है ये, ठीक है, स्मॉल एन। तो ये हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है, म्यू नॉट एन आई। यही आपका होता है टोरॉइड में, लेकिन टोरॉइड में जो एन होता है उसका मतलब कुछ अलग हो जाता है, ड्यू टू अलग टाइप की ज्योमेट्री हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े, अगला आपका होता है एंड पॉइंट पर। अगर हम एंड पॉइंट पर बैठ जाएं, ठीक है, ये हमारी मान लो एक्सिस है और हम यहाँ पर बैठ जाएं और हमें यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जनरल फॉर्मूले के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसको याद रख लें तो बेहतर है। देखो हमारा जो एंगल हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, एक ये वाला एंगल तो हमारा 90 डिग्री हो गया, लेकिन जो दूसरा वाला एंगल है वो पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा थीटा 2 है वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करके लाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ठीक है। वी हैव टू रिमेंबर इट। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और कुछ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जैसे मान लो इस तरीके का एक नॉर्मल क्वेश्चन हमने ले लिया, ठीक है, और ये हमारी एक्सिस हो गई, और हमने यहाँ पर 2 पॉइंट ये ले लिए, एक यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल ले लिया और ये वाला एंगल हमने 60 डिग्री का ले लिया, ठीक है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है, एट दी पॉइंट ओ हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितना होगा ये हमें पूछा गया है। तो बी ओ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ठीक है, और एक हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस कितना एंगल हो जाएगा ये हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर देखना है कि कॉस थीटा 2 हम कितना लें, बस हमारा अगर ये सॉल्व हो गया तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर हमने थीटा 2 में गलती कर दी तो हमारा पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो 30 डिग्री तो हम ले लेंगे, लेकिन उन्होंने एग्जाम में पहले से ही अगर 60 डिग्री दिया है तो मोस्ट ऑफ दी चांसेस हैं, मोस्ट ऑफ दी केसेस हैं जिसमें आपका थीटा 2 60 डिग्री ही लिया जाएगा, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है और हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो 30 डिग्री है, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन हमारा जो दूसरा एंगल है वो ऐसे आएगा, ठीक है, इसी से आएगा, यानी कि अगर ये 60 है तो दूसरा 120 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी, 60 आपका यहाँ से दूसरे एंड से हमें नहीं लेना है फॉर्मूले के अंदर, हमें एक ही एंड से दोनों को लेना है, ठीक है। तो कॉस 30 है तो ये कॉस 120 होना चाहिए। अब कॉस 120 कितना होता है, -1/2, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
अगर हम यहाँ पर देखें तो सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए म्यू नॉट एन आई, ठीक है, अपॉन √3+1 अपॉन कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, हमारा जो आंसर है वो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूले में जो चीज़ें हैं वो अगर समझ में आ गई और हम ध्यान रख पाए तो हमारा क्वेश्चन हमेशा आसानी से हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर क्वेश्चंस कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे आगे बढ़ेंगे तो हमारा टॉरॉइड आएगा, ठीक है। तो टॉरॉइड में अगर हम देखें तो टॉरॉइड में क्या होता है, ये हमारा सोलेनॉइड जैसा ही है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि हमने एक एंड को पकड़ा और दूसरे एंड से मिला दिया, मतलब ये हमारा इस तरीके से हो गया, एंडलेस सोलेनॉइड हो गया, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। जैसे वहाँ पर एक एंड था, ठीक है, एक दूसरा एंड था, यहाँ पर कोई एंड नहीं है इसका, इसको हमने मिला दिया एक इस तरीके की शेप में, हम इसको ले आए सर्कुलर टाइप की शेप में। तो यहाँ पर आपकी ऐसे हमने वायरिंग कर दी, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा सोलेनॉइड हो गया। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होगा म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो एन होगा वो कितना होगा, जो भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं डिवाइडेड बाई 2πr, यानी कि जो मीन रेडियस है, ठीक है। अब मीन रेडियस क्या है, अब ये हमारा r1 है, ये हमारा r2 है, तो मीन रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी मीन रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ से इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बस n का अंतर अलग है, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि नॉर्मल लेंथ नहीं है, सरकमफेरेंस हमें लेनी है, तो वही हमने किया है बाकी वही, ठीक है। यहाँ पर जो लेंथ हो जाएगी वो सरकमफेरेंस के इक्वल है, इसीलिए हमने 2πrm लिया है। वहाँ पर हमने लेंथ ली थी, यहाँ पर भी लेंथ ली है, बट यहाँ पर सरकमफेरेंस है, ठीक है। तो बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी हमारा सब कुछ सेम है। एंडलेस सोलेनॉइड है ये, ठीक है। टॉरॉइड और सोलेनॉइड में कोई खास अंतर नहीं है, बस हमने एक एंड को मिलाया दूसरे से, ठीक है, तो ये टॉरॉइड बन गया। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसे सोलेनॉइड में यूनिफॉर्म था एक्सिस पर और एंड पर नॉन यूनिफॉर्म था, लेकिन यहाँ पर हमेशा ही नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो होता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, बेसिकली हम कोई भी चार्ज पार्टिकल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल होता है पूरा फिनोमेना कि आप मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे होते हैं मूविंग चार्ज का, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई +q चार्ज था, इसका मास हमारा m था, इसको हमने छोड़ दिया, एक इधर की तरफ हमारा एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता था और हमने इसको उसमें छोड़ दिया। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं कि इस फील्ड की वजह से इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई इसकी वेलोसिटी ऐसे रही, ठीक है, और इनके बीच में अगर एंगल थीटा रहा, तो जो हमारा बेसिकली यहाँ पर जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, देखो पहले मैं बता देता हूँ। जो हमारा FM आएगा वो क्या आता है, जो FM आता है वो आता है +-q डिपेंडिंग भाई इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, माइनस चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, v क्रॉस b, मतलब जो भी वेलोसिटी है उससे आपका मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हमें फिंगर कर्ल करनी है। अब ये आने से पहले हमें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो हम एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर कर्ल करते हैं, जैसे रोटेशनल मोशन में हमने एंगुलर मोमेंटम वगैरह में या टॉर्क में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर फिंगर को कर्ल करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर हमने कर्ल किया तो ऊपर की तरफ हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, सॉरी अंदर की तरफ हमें मैग्नेटिक फोर्स मिल जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो हमें यहाँ पर अंदर की तरफ मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि जब हम फिंगर को कर्ल करेंगे वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, तो जो हमारा थंब होता है वो आने वाले रिजल्टेंट की डायरेक्शन को हमें बताता है, ठीक है। तो यहां से मैग्नीट्यूड वाइज ये हो जाएगा QVB sin थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फोर्स हमने ले लिया। अब ये मैग्नेटिक फोर्स अगर आ चुका है तो उसके बाद यहाँ पर आगे की चीज़ें क्या होती हैं वो भी हमें समझ लेना होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के बाद हम यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस को देख सकते हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे मैं क्वेश्चन से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ जो आपको हेल्प करेगी पेपर में। कब कब हमारा FM 0 हो सकता है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस किस केस में 0 हो सकता है। अगर हम देखें हमारा जो फॉर्मूला है वो है QVB sin थीटा। तो यहाँ पर कौन कौन से केसेस हो सकते हैं जब हमारा ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0। अच्छा, ये थीटा जो है वो किसके बीच में है, ध्यान रखना है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है। तो अगर हमारा चार्ज ही 0 कर दो तो FM 0 हो सकता है, अगर वेलोसिटी 0 कर दो तो FM 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दिया तो भी 0 हो सकता है, और अगर हमने एंगल को 0 डिग्री कर दिया, क्योंकि साइन 0 0 होता है, या 180 डिग्री कर दिया और साइन 180 भी 0 होता है, तो इसलिए ये फिर से 0 हो जाएगा,
ठीक है, ये चीज़ हमें जो है थोड़ी समझनी है। अब हम आगे आ जाते हैं यहाँ पर। कई बार ऐसा होता है कि FM हम निकाल रहे होते हैं लेकिन आंसर 0 होता है। अब जैसे हम एक क्वेश्चन करें यहाँ पर, बेसिकली सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन जो है वो है कि भाई हमारा जो चार्ज है वो है आपका +2 माइक्रोकूलम, माइनस को हटा दीजिए, +2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। और हमारी जो वेलोसिटी है इस चार्ज की कहाँ पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका एक बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम ये निकाल रहे हैं कि आखिर जब हम उसको छोड़ देंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में तो कितना फोर्स उस पर एग्जर्ट होगा। तो जो वेलोसिटी है वो है 2i कैप + 2j कैप - 2k कैप, ठीक है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है, वो पहले से हमने जो एग्जर्ट लगाया हुआ है वो 3i कैप - k कैप है। तो हमें बताना है कि जो फोर्स होगा उस पार्टिकल पर, मैग्नेटिक फोर्स, वो आपका कितना होगा, ठीक है। तो हमें यहां पर फोर्स कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फोर्स। अगर हम निकाल पाए तो बहुत अच्छी बात है, हम सीख गए हैं, ठीक है। बस बेसिकली अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें जो है क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट किसमें करना है, हमें V क्रॉस B करना है, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट में एक और दिक्कत तो ये वाली होती है कि पहले जो वेक्टर फॉर्मूले में आता है ना वही हमें ऊपर लेना है, और जो दूसरा वेक्टर है वही हमें नीचे लेना होता है। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट, ये हमारा झंझट वाला पॉइंट है, क्रॉस में गलती ना हो जाए। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने के पूरे चांस होते हैं, क्योंकि जो गलती से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी ने ऊपर ले लिया और वेलोसिटी को नीचे ले लिया तो जो आंसर आएगा वो पहला ही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये गलत फहमी में ना रहे कि एग्जामिनर सबसे ज़्यादा चालाक होता है, तो इसीलिए उसको हम ऐसे चालाकी में बीट नहीं कर सकते। बट हाँ, जो भी हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो चाहता है कि बच्चे स्मार्टली उन चीज़ों को पकड़ें, तो वो वाले जो पॉइंट है उनको तो हम एटलीस्ट पकड़ ही सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स होते हैं जो हमारा जो ध्यान रखना, कभी भी फर्स्ट टाइम में जो आंसर आया है अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो डेफिनेटली वो गलत ही रहा होगा, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हमारे जो ऑप्शंस होते हैं ना उनमें सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूले को चेक करके हम निकाल सकते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कई बार डायमेंशनल फॉर्मूले से भी हम पता लगा सकते हैं कि 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो गलत डायमेंशनल फॉर्मूले आ रहे हैं, जैसे फोर्स है, फोर्स का जो आंसर आना चाहिए वो न्यूटन में आना चाहिए। अब कोई ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें वो मैच ही नहीं कर रहा होगा, न्यूटन आ ही नहीं रहा होगा, तो वो गलत हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। तो वो ऑप्शन को आप बिल्कुल हटा दें। और तुक्के वाली वीडियो एक बार देख लें, मैंने एक वीडियो बनाई है नीट में तुक्का कैसे लगाएं या फिर स्ट्रेटजी क्या है तुक्का लगाने की, तो वो देख लें तो बेहतर रहेगा, उससे और क्लियरिटी हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करके अगर देखें, हमारा फॉर्मूला तो एक ही है, हमें पता है हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या है, QV क्रॉस B, हम जानते हैं, ठीक है। अब V क्रॉस B में मतलब हमारी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना आना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाए तो काम बन जाएगा, ठीक है। अब हम कैसे करें, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का जो तरीका है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, जो भी क्रॉसिंग वाला तरीका होता है वो वाला, ठीक है। I कैप, J कैप और K कैप मैंने लिख लिया है, ऊपर में वेलोसिटी ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वही लेनी है, 2 और -2, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा 3। और अगर ये किसी को नहीं आता है तो एक बार वीडियो देख ले वेक्टर वाली, उसमें क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है कि V और B का। अब हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ से रिजल्ट लिखना है। तो जब हम इन दोनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 - 6 और इधर I कैप आ जाएगा। फिर J के लिए माइनस लिखते हैं और इसको छुपा लेंगे तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +K6 और ये हो जाएगा हमारा J कैप। फिर हम यहाँ पर K के लिए करेंगे, इसको छुपा लेंगे तो इसको करेंगे 0 - 6। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हमने पहले इसका किया है तो हमें इसको छुपा लेना है, इन दोनों का करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर गड़बड़ कर दी है, ठीक है, तो इसको आप सही कर लें। तो ये हो जाएगा -2, मैं इसको हटा के दोबारा कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ मैंने गड़बड़ कर दी है यहाँ पर। तो I कैप का अगर करना है, जिसका भी करना है उसको छुपा लेना है, ठीक है। तो मतलब उसको देखना नहीं है, बाकी दो को हमें करना है। तो अगर मैं इसको हटा दूँ अगर हमें यहाँ पर फोर्स निकालना है तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा जो फोर्स होगा वो कितना होगा, Q से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा ओवरऑल फोर्स आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल फोर्स के लिए अगर हमें चार्ज
से देखो पहली गलती तो हमारी यहीं पर हो जाएगी, ये हमारा सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि हम जल्दबाजी में इसको करके आ सकते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, सिली मिस्टेक्स का। तो ये हमारा चार्ज से और मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा तभी फोर्स आएगा। तो चार्ज हमारा है 2 माइक्रोकुलाम, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 2 माइक्रोकुलाम से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो फोर्स होता है हमारा प्लस क्यू, प्लस माइनस क्यू, ठीक है। अगर माइनस में है तो माइनस लेंगे। v क्रॉस बी का जो आंसर आया वो अभी ने देखा, -2i कैप -4j कैप -6k कैप, और हमने इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो Fm का आंसर आने वाला है Q की जगह पर हमारा 2 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। तो ये जो Fm आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा -4 इंटू 10⁻⁻6 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इतने न्यूटन, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी है यहाँ पर। आई होप आप इसको समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, यहाँ पर हमें बेसिकली अगले क्वेश्चन में ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी हमें दी गई है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी है प्रोटॉन की, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें यहाँ पर v परपेंडिकुलर b दिया गया है, मतलब जो हमारी वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 90 डिग्री के एंगल पर है, मतलब थीटा हमारा 90 है बेसिकली, सीधे शब्दों में कहें तो। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड 2 टेस्ला है। तो हमें Fm की बात करनी है, मतलब हमें Fm का मैग्नीट्यूड यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो कैसे बता सकते हैं, बहुत आसानी से हम यहाँ पे बता सकते हैं। अगर हमें क्या पता, देखो Fm निकालने के लिए क्यू वी बी साइन थीटा हमें चाहिए होता है। थीटा 90 दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, चार्ज भी हमें दिया गया है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बस हमें वेलोसिटी पता चल जाए, वो कैसे पता चलेगी, काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो मतलब ये बेसिकली मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन तो यहाँ नहीं करते हैं, टाइम लग जाएगा, बस मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हाफ mv² किसके बराबर हो जाएगी, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। अब मेगा की जगह 6 रखा, अब क्योंकि ये वाली चीज़ जूल में है, अब जूल को, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन हमें अगर नहीं पता है तो फंस जाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स में बताया जाता है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतने जूल आएगी, ठीक है। 1 जूल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल हमारे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो मास कितना हो जाएगा प्रोटॉन का, अब देखो मास भी पता होना चाहिए। अब मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू भी पुट करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हाफ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है बड़े अच्छे से तो ये सब चीज़ें हमें आती होंगी वैसे तो, ये हो जाएगा। अगर लेक्चर्स भी देखे होंगे मेरे वाले वो मैग्नेटिज्म के, तो भी ये सब चीज़ें आपको आती होंगी, ठीक है। तो मैंने बताए थे अच्छे से ये। तो ये हो जाएगा 4, और इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी 2 इंटू 10⁻7, है ना। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो अब ये वेलोसिटी आ गई तो उसको हम फोर्स के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब फोर्स के मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे निकालना ही है, डायरेक्शन का कोई लोचा ही नहीं है, तो क्यू वी भी साइन थीटा में करना है, ठीक है। अब थीटा तो में 90 डिग्री दिया गया है इनडायरेक्टली, देखो वी और बी का, क्योंकि देखो ये थीटा होता था किसके बीच में, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब ये जो चार्ज है वो चार्ज हमारा प्रोटॉन का है, जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और जो वेलोसिटी है वो भी हमारी प्रोटॉन की है, और वो कितनी है 2 इंटू 10⁻7, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा कितना है 2 टेस्ला, और जो थीटा है वो है 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा जो Fm है वो आ जाएगा, ठीक है। तो Fm की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.4 इंटू 10⁻12 न्यूटन, दैट्स इट, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से क्वेश्चंस को हम यहाँ इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये तो था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन नॉर्मल जो है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो अगले क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज़ होती है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है बेसिकली, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसा फील्ड जो आपका वेलोसिटी से 90 डिग्री पर है। मतलब अगर आप ऐसे फील्ड ले लें अंदर की तरफ, है ना, देखो ये अंदर की तरफ मैंने एक जाल बना दिया है फील्ड का, ऐसे मैंने, ये क्रॉस है, मतलब क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ फील्ड है ये, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को फेंका। अब देखो ये अंदर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल को मान लो मैं ऐसे फेंक रहा हूँ एकदम, तो ये 90 डिग्री पर आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका, क्योंकि देखो फोर्स किधर की तरफ लगेगा, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आप जाओगे, तो वेलोसिटी ऐसे है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। जब फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ना ऐसे घूम जाएगा, तो ये पूरा सर्कल बना लेगा, ठीक है। अगर फील्ड चारों तरफ है तो सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन अब पलट जाते हैं, क्वेश्चन का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड वगैरह के। तो अब ये जो सर्कल बना है इसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर बनने लग जाते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के केस में। देखो पहला जो हमने पढ़ा वो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के लिए था, जो क्यू वी बी साइन थीटा था फोर्स का, लेकिन हम उसी का यूज करके यहाँ पर देखो बी और वी के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया है, तो अब जो फोर्स है वो क्यू वी बी हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम उसी को यूज करेंगे तो उसी से हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम एफ एम के बराबर कर दें तो हमारा जो रेडियस है वो आ जाएगी, जो हो जाएगी एम बी अपॉन क्यू बी के बराबर, ठीक है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डायरेक्टली याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इस चैप्टर में 2-3 फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था वो था मैग्नेटिक फील्ड बाई लूप, जो था म्यू नॉट आई अपॉन 2r। हालांकि वायर वाला भी जरूरी है बट इतना जरूरी नहीं था जितना लूप का था। अब दूसरे नंबर पे हमने देखा भाई फोर्स का, ठीक है, और तीसरे नंबर पे हम इसका देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हमें एक एक चीज़ याद होनी चाहिए। रेडियस हो जाएगी एम बी अपॉन क्यू बी, और जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2πm अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। टाइम पीरियड क्या है, पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा, ठीक है, मतलब एक सर्कल पूरा करने में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते कैसे हैं, यहाँ से डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि एम बी अपॉन क्यू बी, हालांकि डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं बट लेकिन उससे ज़्यादा रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ कांस्टेंट हो गई तो दूसरी चीज़ का रिलेशन पूछ लिया। अब यहाँ पर टाइम पीरियड के क्वेश्चन ज़्यादा ऐसे कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं। देखो एक चीज़ होती है स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज वही एटॉमिक स्ट्रक्चर में काम आता है। अब स्पेसिफिक चार्ज होता है क्यू अपॉन एम, ठीक है, चार्ज बाई मास का रेशियो। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है ये स्पेसिफिक चार्ज हो जाएगा हमारा, ठीक है। टाइम पीरियड हमारा क्यू बाई एम के रेशियो पे हमें ध्यान रखना है। तो स्पेसिफिक चार्ज और टाइम पीरियड का रेशियो के डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो इसको हम यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था उसका उल्टा कर देते हैं, क्यू बी अपॉन 2πm हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें समझनी है। तो इस तरीके से हमारी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। आगे आते हैं अब, लेकिन यहाँ पर किस्सा नहीं रुकता है। रेडियस के जो फॉर्मूले हैं वो आपके बार बार अलग तरीके से काम आते हैं। अच्छा, ये जो रेडियस का फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ इसी चैप्टर में काम नहीं आएगा, आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं ना उसमें कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला काम आ जाता है, स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर इसको काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ होती है मैटर वेव, ठीक है, या डी ब्रॉगली की इक्वेशन। तो वहाँ पर आपका एक मोमेंटम होती है, तो वो जो मोमेंटम होती है वहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी हम करते हैं। तो ये जो मास इंटू वेलोसिटी है ना उसको रिप्लेस करके हम इस फॉर्मूले के को यूज़ करते हैं कई बार, ठीक है। तो वो जो मॉडर्न फिजिक्स में टॉपिक है डी ब्रॉगली के बारे में हम पढ़ेंगे। वहाँ पर अलग अलग तरीके की वेवलेंथ होती है, ठीक है, पार्टिकल्स के लिए होती है, फोटोन्स के लिए अलग होती हैं। तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो है देखता है, मतलब मिक्सअप क्वेश्चन बना रहा हो नीट के लेवल का या जेई मैथ्स के लेवल का, तो इस फॉर्मूले का हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल एवरेज लेवल की जो नीट में और जेई मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं उस तरीके की। तो रेडियस एम बी अपॉन क्यू बी हो गई, तो हम इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब हमारा जो मास इंटू वेलोसिटी है ये मोमेंटम के इक्वल भी होता है। अब मोमेंटम जो है वो अलग अलग चीज़ों के इक्वल भी होता है, ठीक है। जैसे मोमेंटम के बारे में अगर हम जानते हो तो मोमेंटम रूट एम के बराबर भी होता है। तो हम यहाँ पर के फॉर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो रूट एम के रख देंगे अपॉन हमारा क्यू भी हो जाएगा, है ना। के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, वी हैव टू रिमेंबर इट। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्यू डेल्टा वी के बराबर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमने क्यू डेल्टा वी के बराबर पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अच्छा, अब ये डेल्टा वी है क्या, ये हमारा वही है जो आप समझ रहे हैं, मतलब वोल्टेज का डिफरेंस, ठीक है। ये वेलोसिटी का डिफरेंस नहीं है, ये वोल्टेज का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर इसको भी लिख सकते हैं। तो ये जो चारों फॉर्मूले हैं ना रेडियस के, ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एवरेज क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और सबसे ज़्यादा एवरेज क्वेश्चंस ही पेपर में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपका जो आप सोच रहे हो वैसे ही पूछेगा, रिलेशंस का, ठीक है। जैसे 3 चार्ज पार्टिकल दे दिए, प्रोटॉन दे दिया, न्यूट्रॉन दे दिया, अल्फा पार्टिकल दे दिया। देखो ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ना मॉडर्न फिजिक्स में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन रिलेट किए जा सकते हैं,
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का यूज, ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए तो मॉडर्न फिजिक्स के कई सारे क्वेश्चंस हमें आ जाएंगे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल हमें दिए गए हैं और उनको एक ही फील्ड में फेंका गया है और वो फील्ड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब 90 डिग्री पर है उनकी वेलोसिटी से। तो हमें रेशियो फाइंड करना है रेडियस का, कब? जब आपका स्पीड सेम है। अगर आपकी स्पीड सेम है तो जो रेडियस है उसका रेशियो क्या होगा वो हमसे पूछा गया है। अब भाई देखो, जो रेडियस होती है वो होती है mb/qb, ठीक है। अगर स्पीड सेम है तो मास तो अलग है सबका, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो रेडियस डिपेंड करेगी वो m/q पर डिपेंड करेगी, यानी कि 1 स्पेसिफिक चार्ज पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं रेडियस m/q पर डिपेंड करेगी। अगर हमें m/q रेशियो पता है तो हम यहाँ पर क्वेश्चन कर लेंगे। अब उसको पता होने के लिए इन सबकी डेटा पता होना चाहिए, तो वो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर मैं Q लिख रहा हूँ, यहाँ पर M लिख रहा हूँ, यहाँ पर अलग अलग पार्टिकल हम ले लेते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। जो प्रोटॉन होता है वो आपका हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं हम, सबसे पहला आइसोटोप। एक होता है हाइड्रोजन का अगला आइसोटोप जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। ये आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ये है, ये मास नंबर है। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये हमारा मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। चार्ज जो होता है इस पर 1 होता है, हम देख ही सकते हैं। देखो जो भी आपका ये एटॉमिक नंबर है ना वही चार्ज होता है, ठीक है। तो ये 1, ये 2। जो मास है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो मास नंबर, उसको हम मास कह दे रहे हैं, ठीक है। तो यही आपका मास हो गया 124 112। बस हमें सब पता चल गया, हमें बस इनका रेशियो निकालना है, रेडियस का भी आ जाएगा, ठीक है। तो m/q हमें यहाँ पे फाइंड कर, हम यहाँ पर देखते हैं इसके रेशियो को देखते हैं। m/q, पहला प्रोटॉन है, उसका मास हमारा 1 है, ये चार्ज भी 1 है। दूसरा है न्यूट्रॉन, उसका मास 2 है, चार्ज 1 है। और अल्फा का 4/2, तो ये हो जाएगा 1:2:2, यानी कि आंसर आ जाएगा 1:2:2, ठीक है। बहुत इजी था। अगला करते हैं इसी को, मतलब इसी का रेशियो निकालना है हमें। मतलब बेसिकली निकालना रेडियस का ही रेशियो है, लेकिन कंडीशन चेंज करके। अगली कंडीशन है हमारी मोमेंटम इज सेम। फाइंड क्या करना है? रेडियस का रेशियो। पहला प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन है और तीसरे पर अल्फा है, ठीक है। तो रेडियस का ही रेशियो फाइंड करना है, लेकिन मोमेंटम सेम लेकर। ये मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अब की बार हमें देखो एक ही फील्ड में फेंका गया, मतलब बी सेम है ना, चार्ज अलग अलग होंगे लेकिन मोमेंटम हमारा क्या है? सेम है। हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई अगर मोमेंटम सेम है तो हमारा जो रेडियस है वो सिर्फ डिपेंड करेगा चार्ज पे। तो ये तो बहुत आसान था, बस हमें करना क्या था, इनके रेशियो लेने थे बस। रेडियस देखो 1/q है, मतलब 1/1। न्यूट्रॉन का कितना चार्ज है? 1 है। अल्फा का कितना है? 2 है, ठीक है। अब इसको देखें, हम सॉल्व करें तो हमारा ये इतना आ गया, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, 2:2:1 हो जाएगा, ठीक है। कभी भी रेशियो हमें ऐसे नहीं लिखना है 1:1:0.5, ये रेशियो का फॉर्मेट नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। इस तरीके से नहीं लिखना है, 2:2:1 हो जाएगा, ठीक है। चलो, मतलब ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि इसी बात को हम आगे सॉल्व ही नहीं कर पाते। मतलब बहुत से लोग इतना निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद वो इतना कॉमन सेंस ही नहीं लगा पाते कि हम इसको ऑप्शन के हिसाब से कैसे मैच करें। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो ये भी हमें समझनी होगी, ओके। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से मैच करना भी आना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मैं अगले टाइप का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो आपका डायरेक्शन के लोचों को थोड़ा सा सॉल्व कर देगा। मतलब बेसिकली क्या है, हमने क्या किया, अलग अलग पार्टिकल को फेंका, है ना, और उसकी जो वेलोसिटी थी वो ऊपर की तरफ है, मतलब नॉर्थ की तरफ मान लो। एक पार्टिकल सीधा निकल गया, एक ऐसे मुड़ा और एक ऐसे मुड़ गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है या ये पूछा गया है कि भाई बताओ कौन सा पार्टिकल कौन सा है। नंबर मैंने लिख दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, ऑप्शन 4 कौन कौन से हैं? वही है जो हमारे खानदानी पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन। अब देखो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन वो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर ना हमें बस साइन का क्वेश्चन है, ये हमें कोई यहाँ पे डेटा नहीं दिया गया है। तो अल्फा हो या फिर आपका प्रोटॉन हो वो एक ही बात है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो हमें एक तरीके से ये बताना है कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा न्यूट्रल है, ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं पता है हमको। ये हमें 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं।
लेकिन इसको करने से पहले मुझे एक और चीज़ यहाँ पे बतानी पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा लोचा है कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताया तो आप नहीं कर पाते, इसको ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड जब तक हम नहीं पता करेंगे तब तक हम एफएम कैसे निकालेंगे, और जब तक हम एफएम नहीं निकाल पाएंगे तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा पॉजिटिव पार्टिकल है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा न्यूट्रल है। मैं हिंट के तौर पे ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो एफएम होता है वो क्यू वी क्रॉस बी होता है ना, यही तो होता था एफएम। एफएम की अगर वेक्टर फॉर्म देखें तो वो होती थी क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी भी हमें पता है, मतलब हमें सिर्फ क्या करना है, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर को कर्ल करना है, मतलब एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जाना है। तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो हमें एफएम की डायरेक्शन पता चल जाएगी। अब जो पार्टिकल एफएम की डायरेक्शन में जा रहा है वो पॉजिटिव रहा होगा, जो अपोजिट जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन रहा होगा, और जो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है वो हमारा न्यूट्रॉन रहा होगा, क्योंकि उसके लिए तो एफएम जीरो है ना। तो क्योंकि मैंने बताया था ना 4 कंडीशन, एफएम कब कब जीरो हो सकता था, क्यू जीरो हो, या थीटा जीरो 180 डिग्री हो, या फिर हमारी वेलोसिटी जीरो हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सा होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एफएम की डायरेक्शन किधर है। पहले तो एफएम की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। मतलब वी से बी की तरफ हम गए, मतलब वी ऊपर है बी अंदर है, तो ये इधर की तरफ आ रहा है, मतलब लेफ्ट की तरफ, यानी कि हमारा जो फोर्स आ रहा है वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब कौन सा ऐसा पार्टिकल रहा होगा जो फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला। तो मतलब पहला कौन सा है, प्रोटॉन है, तो फर्स्ट पार्टिकल इज प्रोटॉन। अच्छा, अब कौन सा ऐसा रहा होगा जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बेचारा दूसरा न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, तीसरा कौन सा रहा होगा, जो अपोजिट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। भाई जो नेगेटिव है वही तो अपोजिट जाएगा, भाई मैंने इसके आगे माइनस लगा दिया, तो जो इसकी डायरेक्शन आ रही है उसको रिवर्स कर देंगे, है ना। तो माइनस लगाने का मतलब क्या है कि एफएम को फॉलो नहीं कर रहा है, वो एफएम से अपोजिट जा रहा है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा या फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर कुछ चीज़ें होती है। तो आई होप ये समझ में आया होगा हमको। एक चीज़ होती है हमारी, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, तो अभी तक हमने पहली कंडीशन पढ़ी थी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म फील्ड, दूसरी पढ़ी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब एक चीज होती है कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चार्ज जो है वो कई बार कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो वो भी एक चीज होती है। तो वो क्या, ध्यान रखना, ग्रेविटी की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रेविटी वाला लोचा नहीं है, सिर्फ चार्ज की बात कर रहे हैं नो ग्रेविटी वाले रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज होती है लॉरेंज फोर्स, ठीक है। जब हम एनसीईआरटी को अगर रीड करेंगे तो वहां पर हमें दिखेगा, हालांकि जरूरत नहीं है अभी आपको पढ़ने की, ठीक है। तो एफ नेट जो होगा वो वहां पर दोनों की वजह से आ जाएगा, ठीक है। अब वो अलग बात है कि एक चीज आपकी जो है, देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों की वजह से फोर्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपका क्यू के ऊपर। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर जनरल फॉर्म लिख देता हूँ कि भाई अगर दोनों ही यहाँ पर फोर्सेस हैं तो वो ऐड हो जाएंगे नेट फोर्स निकालने के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इट्स ऑलरेडी डिपेंड ऑन आपका जो भी क्वेश्चन टाइप का टाइप है उस तरीके से। आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर बेसिकली कुछ चीज़ें होंगी, जैसे हम इसका अगर न्यूमेरिकल फॉर्म निकालें, मतलब आगे जब हम बढ़ें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होता है तो हमारा जो एफ ई है वो भी हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्यू इंटू ई की मदद से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है तो यहाँ पर जो एफ ई है वो हमारा एफ एम के इनवर्स हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। जिधर एफ एम उधर उल्टा एफ ई आएगा, ठीक है। अगर एफ एम ऊपर आया तो एफ ई नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, ठीक है। उस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस केस में हमारा ऐसी कंडीशन हो सकती है, एफ ई इक्वल टू माइनस एफ एम आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम हमारा जीरो आना चाहिए। ये मैं सब बता रहा हूँ जब एफ नेट हमारा जीरो होगा, ठीक है। अगर एफ नेट हमें जीरो करना है तो एफ ई प्लस एफ एम जीरो के बराबर होगा, तभी तो ये जीरो है, तो मतलब एफ ई इक्वल टू माइनस एफ एम हो जाएगा उस केस में, ठीक है ना। तो ये, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो हमें ध्यान रखना है हमें ये कि देखो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो एफ ई इक्वल टू माइनस एफ एम है, तो जब हम इधर क्यू ई रख देंगे और इधर हम एफ एम की वैल्यू रख देंगे क्यू वी क्रॉस बी, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हमें दिख चुका है, ठीक है। क्यू से क्यू हमारा कट जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो हमारा आ रहा है माइनस ऑफ वी क्रॉस बी। इससे हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट करने पर उसका अपोजिट कर देंगे तो आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब ये देखो दोनों के लिए ही है माइनस या पॉजिटिव, दोनों के लिए ही है, ठीक है।
मतलब इसमें देखो चार्ज का तो कोई लोचा है नहीं भाई, इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई चार्ज पॉजिटिव लेना है तो अलग आएगा, चार्ज तो कट गया पहले ही। मतलब ये चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर आप प्रोटॉन लो, इलेक्ट्रॉन लो, ड्यूट्रॉन लो, अल्फा पार्टिकल लो, कुछ भी लो, दैट डजंट मैटर। वो आपका सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, वो आपका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। जिधर भी उसकी डायरेक्शन है, एक से दूसरे की तरफ फिंगर कर्ल करेंगे, जो थंब होगा उसकी डायरेक्शन जो आएगी उससे अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव साइन। अब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपली, सॉरी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो वी बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो कुछ है नहीं लोचा, हालांकि वी बी साइन थीटा होगा, लेकिन ये वाली जो चीज़ बताई है मैंने वो तब बताई है जब आपस में ये परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। नॉर्मली तो हम देख ही सकते हैं वी बी साइन थीटा हम लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि हमने यहाँ पर जो डायरेक्शन देखी, क्या अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन की जगह ड्यूट्रॉन लें तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ड्यूट्रॉन जो है वो बेसिकली प्रोटॉन का बड़ा भाई है, मतलब उसका मतलब अगर हम क्या करें उसमें एक उसका आइसोटोप अगला वाला ले लें, मतलब उसमें जो मास नंबर है उसको बढ़ा दें तो वो हमारा ड्यूट्रॉन हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने इसमें देखा था, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट यहाँ पर प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल था। ड्यूट्रॉन उसका दूसरा वर्जन था, मतलब एक नेक्स्ट वर्जन था जिसमें मास नंबर हमारा चेंज हो गया था लेकिन एटॉमिक नंबर सेम था। तो इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन था वो चार्ज के आधार पे था, अगर हमने चार्ज पॉजिटिव लिया है तो वो ड्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, चाहे कोई और हो, हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल हो, चाहे कोई और हो न्यूक्लियस, डजंट मैटर, वो हमेशा जो है चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। मतलब आपकी डायरेक्शन जो है वो चार्ज पे डिपेंड कर रही है उसके साइन पर, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन पॉजिटिव है, ड्यूट्रॉन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलरेडी आ चुका है, इसको हम बेसिकली लॉरेंस फोर्स कह देते हैं, एफ नेट को, ठीक है। तो ये कई बार आपको देखने को मिल सकता है ऐसा कुछ, तो यहाँ पर आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लेक्चर्स में बताई हैं, अगर किसी ने लेक्चर्स देखे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहा होगा, ठीक है। एक और चीज़ होती है मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग लूप, ठीक है। तो मैं एक और चीज़ अभी यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग लूप। अभी तक हमने देखा था चार्ज के लिए, अभी हम देख रहे हैं करंट कैरिंग लूप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या फंडा है, यहाँ पर फंडा ये है कि आपका जो करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है आपका आई डी एल क्रॉस बी। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है आई डी एल क्रॉस बी, या फिर हम अगर देखें तो हम इसको और ढंग से लिखें तो अगर आई को मल्टीप्लाई कर दें तो आइडियल क्रॉस बी, मतलब ये आइडियल होता क्या है, वैसे ये वही है करंट एलिमेंट जो हमने वहां पर पढ़ा था बायो सेवर्ट लॉ में सबसे पहले स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पर भी ये आपका आइडियल है, लेकिन इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है याद रखना, आगे बढ़ जाते हैं हम। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज़ ऐसे नहीं होता है, इस फॉर्मूले का यूज़ होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म। देखो ये वाला फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो भी वैलिड है, नॉन यूनिफॉर्म है तो भी वैलिड है, ठीक है। मैं क्या बताने वाला हूँ कि ये वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इर्रेगुलर के लिए, इर्रेगुलर शेप्स के लिए, मतलब जहाँ पर आपको एल डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। जहाँ पर अगर अजीब सा है, मतलब अजीब सी फिगर आ गई तो उसमें एल कैसे डिफाइन करोगे, नहीं कर सकते, ठीक है। तो एल डिफाइन करने के लिए हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट की एक डायरेक्ट डिस्टेंस लेनी होती है, उस इसीलिए हमने इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहा है। तो इर्रेगुलर शेप के लिए ये सबसे ज़्यादा काम आता है। जैसे मान लो ऐसी हमने शेप ले ली, ठीक है। अब इस शेप में हम एल कैसे डिफाइन करेंगे, नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक डायरेक्ट डिस्टेंस ले लेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। मान लो करंट ऐसे चल रही थी, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो हमारा फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा आई, देखो पहले था आई डी एल क्रॉस बी, लेकिन यहाँ पर पहले तो डी एल इसलिए था क्योंकि हमने छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे थे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरी लेंथ हमने ऑलरेडी ले ली है, ठीक है, इसको हम एल इफेक्टिव कह देते हैं। तो एल इफेक्टिव बेसिकली डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, इनिशियल और फाइनल को डायरेक्ट जोड़ने वाली लेंथ, तो ये हो जाएगी आई एल इफेक्टिव और क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा, अब एल इफेक्टिव की डायरेक्शन भी यहाँ पर देखो, ये वेक्टर है, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, मतलब इनिशियल से फाइनल की जो डायरेक्शन है मतलब ऐसे हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, ये डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, जो भी एल इफेक्टिव की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में बेसिकली होती है, मतलब इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब ये हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक अगर हम एग्जांपल करें छोटा सा, मान लो एक करंट कैरिंग एलिमेंट है और उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे रही और मैग्नेटिक फील्ड हमारा मान लो अंदर की तरफ रहा,
तो हमसे पूछा गया कि भाई बताओ एफएम की डायरेक्शन, एफएम मतलब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या रही होगी, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हमारा जो देखो आंसर है आई एल क्रॉस बी, मतलब एल इफेक्टिव से बी की तरफ फिंगर कर्ल करनी है। मतलब एल इफेक्टिव क्या है अब इस केस में, ये वायर है छोटा सा, तो सीधा सीधा एल इफेक्टिव ये पूरी इसकी लेंथ, तो एल से बी की तरफ करेंगे तो ऊपर की तरफ एफ हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा ही हो जाएगा। कैसे आया, जो भी एल इफेक्टिव, देखो एल इफेक्टिव की जो डायरेक्शन होती है वो करंट की ही डायरेक्शन होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर करंट दिया है, एल इफेक्टिव नहीं दिया है। तो हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर कर्ल करेंगे तो हमारा जो थंब है वो एफएम की डायरेक्शन बता देगा जो ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। आई होप यहाँ पे आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली कुछ इस तरीके के हैं, जैसे मान लो एक हमने छोटा सा क्वेश्चन किया, ठीक है, इस तरीके से, ये हमारा पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट Q है, और ये इसकी डिस्टेंस, ये देखो इनफाइनाइट लेंथ वायर नहीं है, ये मैंने फाइनाइट लेंथ के वायर लिए, इनकी सिर्फ लेंथ रेडियस के इक्वल है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी राइट में है। तो हमें बताना है बेसिकली कि आपका यहाँ पर कि एफएम क्या होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने राइट में ले ली, तो हमें बताना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना होना चाहिए, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर कितना होना चाहिए, ये हमसे पूछा है। कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा तरीका है आई एल इफेक्टिव इंटू बी, ठीक है। तो एफ एम जो होता है उसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो वो कितना होता है, आई एल इफेक्टिव बी साइन थीटा, मतलब आई एल बी साइन थीटा एक तरीके से, या फिर बी आई एल साइन थीटा, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो हमारा ये इसका मैग्नीट्यूड वर्जन हो गया है। अब यहाँ पर अगर हमें मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना है, अच्छा थीटा किसके बीच में होता है ये भी हमें ध्यान रहना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में था, एल इफेक्टिव और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो थीटा किसके बीच में है, एल इफेक्टिव और मैग्नेटिक फील्ड, या फिर करंट और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो एल इफेक्टिव है उसकी डायरेक्शन करंट की ही डायरेक्शन होती है। तो अगर हम देखें करंट की डायरेक्शन कैसे है, राइट में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, राइट में, मतलब थीटा क्या है, 0 है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया था क्वेश्चन पेपर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अगर थीटा 0 है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो एफ एम ही 0 हो गया, तो हमें यहाँ पे सॉल्व भी नहीं करना था, ठीक है। तो आंसर हमारा सीधे 0 आ चुका है। ओके, वी हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, हमें ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अपने माइंड में बैठा कर रखनी पड़ेंगी। हम यहाँ पर इसको देखें अगर, तो ये हमारा करंट हो गया, ये ऐसे निकल गया, ठीक है, ये ऐसे करंट फ्लो कर रही है, ये हमारी इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई, और ये हमारा जो है इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमने अंदर की तरफ लिया है। आपकी बात ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज मत होना, ये हमारा करंट की डायरेक्शन है इस तरीके से, ठीक है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड अब की बार अंदर की तरफ है, तो हमें फिर से वही क्वेश्चन है, हमारा सब कुछ सेम है, आर 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 मतलब इन वायर की लेंथ वगैरह वगैरह सब कुछ सेम है। ये पॉइंट फिर से मान लो P है, ये पॉइंट फिर से मान लो Q है, ये सेपरेशन R है, फिर से वही ये भी R है। क्वेश्चन ये है कि बताओ FM कितना होगा इस पूरे सिस्टम, इस पूरे वायर की वजह से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई एल इफेक्टिव, या फिर हम कहें बी आई एल साइन थीटा, एल फॉर एल इफेक्टिव। तो यहाँ पर B की वैल्यू हमें पता है, करंट की वैल्यू हमें पता है, एल इफेक्टिव की वैल्यू हम निकाल लें, तो कितनी होगी एल इफेक्टिव की वैल्यू, तो एल इफेक्टिव की वैल्यू होगी R प्लस 2R, क्योंकि R तो रेडियस है लेकिन डायमीटर पूरा 2R हो जाएगा, और ये R तो 4R हो गई, तो ये हो गया 4R। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अगर हमारा देखो वैसे तो आपको दिख रही होगी साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, करंट कैसे है राइट में और ये अंदर की तरफ है तो 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा 4BIR, ठीक है। तो 4BIR हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं। तो आई होप आप इसको यहाँ पे समझ पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है, 4BIR, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अगर हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है, मतलब ये तो हो गया सिर्फ मैग्नीट्यूड, अगर हमें इसकी डायरेक्शन भी निकालनी पड़ी तो भी हम कैसे निकालेंगे, तो अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, मतलब हमारा -k कैप है, ठीक है, और अगर अंदर की तरफ है -k कैप है तो यहाँ पर बेसिकली जो करंट की डायरेक्शन है वो +I कैप की तरफ है, तो +I से -k कैप की तरफ हमें जाना है, तो हमारा जो है आंसर किसका आ जाएगा, FM की डायरेक्शन का, ठीक है। तो हमें क्या करना है बेसिकली, अगर FM की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, +I से अगर हम किसकी तरफ चले जाएं, +I से अगर हम किसकी, देखो IJK, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है IJK। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें L और किसके बीच में डायरेक्शन फाइंड करनी है, L के बीच में, मतलब जो L इफेक्टिव है वो, और साथ में हमें क्या लेना है, साथ में हमें जो लेना है वो मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब -k कैप है, ठीक है, लेकिन पहले कौन लिया जाएगा, L है ना, L क्रॉस B था, तो
अब एल की डायरेक्शन किधर की तरफ है, एल जो है एल इफेक्टिव वो इधर की तरफ है, राइट में, ठीक है। राइट मतलब कितना, प्लस आई कैप, मतलब आप क्या कर रहे हो, आई कैप में किसका क्रॉस कर रहे हो, माइनस के कैप का, ठीक है। और माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, तो मैंने आई और के का करना है, तो मैं चला आई से के की तरफ। देखो आई से जे की तरफ चलता तो मुझे के मिलता और वो प्लस का होता, लेकिन अगर मैं आई से के की तरफ चल रहा हूं तो मैं उल्टा चल रहा हूं और मुझे माइनस का जे मिलेगा, ठीक है। ये जो चीज़ है वो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की वीडियो में बताया है, आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आता है तो बहुत अच्छी बात है। आई से के की तरफ चले तो मुझे माइनस जे मिलेगा, और एक माइनस पहले से है तो आंसर हो जाएगा प्लस जे, मतलब जो एफ एम रहा होगा ना हमारा वो प्लस के जे डायरेक्शन में रहा होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 4BIR प्लस की जे डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एफ एम को निकाल सकते। बेसिकली एल क्रॉस बी नेगेटिव क्यों, ये इसीलिए है क्योंकि देखो एल हमारा आई कैप में है और बी हमारा माइनस के कैप में है, क्योंकि वो अंदर की तरफ है, और हम वर्टिकली डाउनवर्ड या अंदर की चीज़ों को माइनस के कैप लेते हैं और बाहर की को प्लस के कैप लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा के कैप आया और माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, इसीलिए ये हमारा माइनस में है, ठीक है। तो ये कोई पहले से नहीं है, ये सिचुएशन को देखकर हमने माइनस में लिया है, ठीक है ना। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके पार्ट 2 में हम जो है आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, जो बेसिकली मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन होता है, और आपका जो मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन है साथ में हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो थोड़े बहुत क्वेश्चन इसके भी और रिमेनिंग हम करेंगे। तो आई होप आप उसको कर पाएंगे। यहाँ पर एक और डाउट हमें आ रहा है या आ सकता है कि भाई एल इफेक्टिव हम कैसे काउंट करेंगे। तो एल इफेक्टिव डायरेक्ट डिस्टेंस होती है पी और क्यू के बीच में, तो पी से यहाँ तक जब हम चले तो केवल आर चले, फिर हम एक कोने से दूसरे कोने पर चले सेमी सर्कुलर लूप के, तो मतलब पूरा डायमीटर कवर किया, तो आर और आर 2R हो जाएगा, है ना। फिर हम यहाँ से यहाँ तक चले तो केवल आर चले, तो आर और आर 2R प्लस 2R मतलब 4R, हमारे 4R हो गई एल इफेक्टिव। तो आई होप ये चीज़ हमें समझ में आई होगी कि एल इफेक्टिव हमारी यहाँ पर कैसे आई। एल इफेक्टिव बेसिकली डिस्प्लेसमेंट लेंथ है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्ट दूरी है, ठीक है।